और बढ़िया। पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर में बात करी थी कि न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर में हमने दो टाइप देखा था, फोटो ऑटोट्रॉफ जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते थे, और कीमो ऑटोट्रॉफ जिसे हम कीमोसिंथेसिस कहते थे। कीमोसिंथेसिस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि वो कौन से बैक्टीरिया के अंदर में होता है और केमिकल की हेल्प से न्यूट्रिशन वो लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, और साथ ही जितने भी हमारे जो आर्की बैक्टीरिया होंगे तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर में वो सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो जो कीमोसिंथेसिस है वो काफ़ी छोटा सा पार्ट था न्यूट्रिशन का, वो हमें आगे फर्दर नहीं पढ़ना है। बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ही दूसरे टाइप यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिटेल में बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड से समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बात कर चुके थे हम लोग कि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू सिंथेसाइज, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, बनाना। फोटो ऑटोट्रॉफ है ना, फोटोसिंथेसिस को हम लोग और क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो लाइट ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना। तो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इसको बोला जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहाँ की फूड खुद से बन रहा है, और खुद से तो बन रहा है लेकिन किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से, तो इसी वजह से हम लोग इसको फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें तो जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर में हमने बात करी थी पिछले कुछ लेक्चर्स में कि जहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जितने भी टाइप के होते हैं, या फिर अगर हम लोग बात कर लें इस नेचर में, तो इस पूरे नेचर के अंदर में जितने भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं तो उनके, या फिर एनर्जी, न्यूट्रिशन या फूड क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी का सोर्स है। तो वो एनर्जी जो है हम लोग किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन के कंपाउंड्स ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कार्बन के कंपाउंड से ही हमें एनर्जी मिलती है, हम एनर्जी डिराइव करते हैं, कार्बन से ही एनर्जी डिराइव करते हैं, कार्बन के वेरियस कंपाउंड से एनर्जी डिराइव करते हैं। और वो कंपाउंड्स थे, कार्बोहाइड्रेट हो सकता था, लिपिड हो सकता था, प्रोटीन हो सकता था। ठीक है, अब वो कार्बन के ही कंपाउंड क्यों होते हैं, कैसे उससे एनर्जी मिलती है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर में कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल बस हमें इतना सा बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर में मेन प्रोडक्ट, हालांकि कार्बन का कंपाउंड ही हम बनाएंगे, लेकिन कार्बन के कंपाउंड में भी मेनली हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट ही बनाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्यों बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर हम डेफिनेशन की तरफ में देखें तो हो जाएगा प्रोसेस ऑफ मेकिंग या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 and H2O in the presence of sunlight and क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो डेफिनेशन होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस चीज़ का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। किस चीज़ से, फ्रॉम CO2 एंड H2O। CO2 और H2O को मिलाकर हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, और इसके लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम लोग H2O और CO2 को आपस में मिलाते हैं और उससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बन सोर्स है, कार्बन का ही एक कंपाउंड होता है, और कार्बोहाइड्रेट एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है ना। ये कार्बोहाइड्रेट कोई एक एक्चुअल का कंपाउंड नहीं है कि आप उसको देखो किसी कंपाउंड को और कहो कि हाँ ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर में अपना ग्लूकोज भी आता है, फ्रक्टोज आता है, सुक्रोज आता है ना, माल्टोज, डेक्सट्रोज, और जितने भी टाइप के आपके ये सारे शुगर होते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इनको शुगर बोला जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसा पहले भी आपको बता रखा है कि इस नेचर के अंदर में जो भी फूड सब्सटेंस की तरह भी जिस भी ऑर्गेनिक मैटर को जिसको एक्ट करना है, तो वो तीन तरीके के फूड हम आपस में कंज्यूम करते हैं। हम लोग तीन तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है जिसको हम लोग फैट कहते हैं, और प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन फ्रॉम CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट यानी कि सनलाइट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बात कर लें कि फोटोसिंथेसिस के अंदर में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट होगी किन किन चीज़ों की, CO2 की, H2O की, सनलाइट की,
एंड क्लोरोफिल की। ये 4 चीज़ें जो अंडरलाइन कर रखी है मैंने कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना है और किन किन चीज़ों की हेल्प मतलब इनमें कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कैसे ये पार्टिसिपेट करेंगे आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अगर हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट से जब प्लांट के अंदर में प्रोडक्ट बनता है तो वो किस फॉर्म में बनता है, स्टोर किस फॉर्म में होता है, यूटिलाइज किस फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी एक क्विक रिव्यू अगर आपको देने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देन फंजाई। ये कुछ डेटा हैं, कुछ मतलब फैक्ट्स हैं, आपको बस इनको ध्यान में रखना है कि क्या कुछ होता है चीज़ें, क्या कुछ चीज़ें होती हैं प्लांट के अंदर में, किस तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो फॉर्मेशन प्लांट में जब भी किसी भी फूड का फॉर्मेशन जब होगा तो हमेशा ही क्या बनता है, ग्लूकोज। याद रखिएगा, हम यहाँ पर जैसे हमने बात करी कि हम किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का। प्लांट के अंदर में किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कोई एक कंपाउंड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर में ग्लूकोज भी आता है, माल्टोज भी आता है, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, बहुत सारे मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग कंपाउंड आते हैं, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं। तो फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो फॉर्मेशन जो होगा वो ग्लूकोज होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें फॉर्मेशन के बाद कि जब एक्स्ट्रा मतलब जितना भी ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज क्या है, एक तरीके का प्लांट का फूड है और प्लांट का ये जो फूड बना हुआ है तो प्लांट फूड किस लिए चाहिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो जितना इसको एनर्जी चाहिए होगा तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा और अपने लिए एनर्जी यूज़ कर लेगा। एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन से ATP बनता है, एनर्जी बनती है, जिससे सेल डिवीजन हो गया, सेल की ग्रोथ हो गई, है ना, फ्रूट का फॉर्मेशन करना है, फ्लावर बनाना है, रिप्रोडक्शन करना है, गैमेट्स बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब रिपेयरिंग करनी है, कोई प्लांट का पार्ट कट गया है तो रिपेयरिंग करनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों के अंदर में क्या होगा कि एनर्जी कंज्यूम होगी, ये ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। तो जितना ग्लूकोज यूटिलाइज होना होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन प्लांट ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम तौल के तराजू में और सिर्फ उतना ही कार्बोहाइड्रेट बना रहा है जितना उसको यूज़ हो। हम लोग, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्या हम सिर्फ उतना ही खाना खाते हैं? नहीं, बारात में चले जाओ, ठूस ठूस के खाते रहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर में फूड ले सकें। अब ऐसा करना ज़रूरी भी होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ताकि एडवर्स कंडीशन में जब फूड ना मिले तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड रहेगा उसी का हम लोग यूज़ कर सकें आगे एडवर्स कंडीशन में। मतलब अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई, अगर हमको खाना कुछ दिनों तक ना मिले तो भी हम सर्वाइव कर सकें। अगर ऐसा होता कि रोज़ जितना खाओ और उतना ही रोज़ कंज्यूम भी कर दो तो अगले दिन अगर कुछ एक घंटे भी खाना नहीं मिलता, एनर्जी रहती नहीं, तो फिर हमारी डेथ हो जाती। तो इस वजह से यहाँ पर प्लांट भी जो है कुछ ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। जितना ग्लूकोज यूटिलाइज होना होता है उतना वो यूटिलाइज कर लेते हैं और जो ग्लूकोज बच जाता है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको अब क्या कर लिया जाता है, उसको कर दिया जाता है स्टोर्ड। और स्टोरेज का जो काम होता है वो अब इसी ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर नहीं होते हैं। ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। और इसको अगर ये रिएक्टिव होगा तो वो जल्दी से किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो स्टोर करके रखने के लिए इसको एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस के अंदर में कन्वर्ट करना होता है और वो होता है यहाँ पर स्टार्च। मतलब प्लांट के अंदर में फूड फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, और फूड का स्टोरेज जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। याद रखिएगा, स्टार्च भी एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। सब कुछ हम कार्बोहाइड्रेट की ही बात कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कहाँ पर होगा? अच्छा, लोकेशन की अगर बात करेंगे, फॉर्मेशन होगा कहाँ पर, तो फॉर्मेशन होगा लीफ में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में, प्लांट के ग्रीन प्लांट पार्ट्स में। लीफ हो गया, स्टेम हो गया, स्टेम में भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस होता है। मेनली हम बात करते हैं लीफ के अंदर में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो लीफ में जितना फोटोसिंथेसिस होना था, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना कहाँ, ग्लूकोज बना कहाँ, लीफ में। लेकिन प्लांट की बॉडी उसको यूटिलाइज, कौन सा प्लांट का बॉडी यूटिलाइज करेगा उसे, सारे प्लांट की बॉडी। मतलब लीफ में कार्बोहाइड्रेट जो बना है उसकी ज़रूरत रूट को भी है, स्टेम को भी है, ब्रांचेस को भी है, बर्ड्स को भी है, फ्लावर को भी है, फ्रूट को भी है, हर पार्ट्स को है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज को ट्रैवल करके जाना होता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में और वहाँ पर जाकर यूटिलाइज होता है। तो चलिए, जितना सा ग्लूकोज था वो अलग अलग पार्ट्स में गया और यूटिलाइज हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा हुआ है, ये जो स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में, ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, तो स्टोरेज होता है रूट में। तो बना था लीफ में और स्टोर होना है उसको रूट में। तो वो जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर ये अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि फॉर्मेशन हुआ था ग्लूकोज के फॉर्म में, वहाँ से जब वो ट्रांसपोर्ट होके
स्टोर होने जब जाएगा तो ट्रांसपोर्ट जो होगा वो अब ना तो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है ना ही स्टार्च की फॉर्म में होता है। ट्रांसपोर्ट जबकि जो होता है वो होता है सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज, ये वही सुक्रोज है जिसको हम लोग आम भाषा में चीनी कहते हैं, ये शुगर होता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो लीफ से जो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होता हुआ जाएगा वो होगा सुक्रोज की फॉर्म में। अब ऐसा क्यों होता है, ये सुक्रोज के फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर क्यों हो रहा है, जब बन रहा है तो ग्लूकोज ही क्यों बन रहा है, वो सारी बातें जो हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसमें से कुछ एक का जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में। कुछ जो आपके आंसर्स हैं वो आपको 11th क्लास के अंदर में आपको मिलेंगे। अगर ये बताने बैठ गया तो फिर जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ये हमारी डेफिनेशन है और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर देख के चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक हैं। कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर वाले में सिर्फ सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि प्लांट जो है वो कौन सी फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, कौन सी फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, अगर पूछ लिया गया तो अच्छी बात है, आपको याद रह जाएगा। तो ये एक चार्ट अगर बना रहेगा तो अपने पास एक जल्दी से हम रिकॉल कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। अब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एक कुछ और भी चीज़ें जो हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो सेल वॉल जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ होता है। और अगर आप में से कुछ बच्चों को अगर याद हो कि प्लांट के अंदर में जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो किस सब्सटेंस का बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज का। अब सेल्यूलोज भी जो है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के अंदर में ही आती हैं। और फिर अगर आपने एक और बात यहाँ पर, जैसे हमने बात करी कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, चीनी के फॉर्म में होता है। हम लोग फ्रूट खाते हैं, फल, वो मीठा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ दी फ्रूट्स जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो उसमें जो मतलब जो स्वीट पार्ट होता है, जो स्वीटनिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से मिठास आती है फ्रूट्स के अंदर में, वो क्या इस शुगर की वजह से होता है? मतलब क्या फ्रूट में भी शुगर होता है, चीनी होता है उसके अंदर में? नहीं। वहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें, फ्रूट शुगर होता है उसके अंदर में, उसको हम लोग कॉमनली फ्रूट शुगर कह सकते हैं। तो फ्रूट में जो शुगर होता है वो शुगर नहीं, शुगर का मतलब यहाँ पर क्या है, शुगर वर्ड से मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फ्रूट के अंदर में जो स्वीटनिंग एजेंट होता है वो दरअसल सुक्रोज नहीं होता, ना ही ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो बल्कि होता है फ्रक्टोज। तो ये प्लांट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जहाँ जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी फॉर्म में प्लांट में पाया जा सकता है, ये उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट हो जाती है हमारे पास। तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज की फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट होकर स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। फ्रूट में जो पाया जाएगा वो फ्रक्टोज होगा, और कुछ नया सेल के अंदर में जो सेल वॉल उसकी बनेगी वो सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छे अमेजिंग डेटाज हैं, वो आप फैक्ट्स हैं, वो आप याद रख लेंगे। एनिमल्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है यहाँ पर, है ना। एनिमल्स के अंदर में किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन, मतलब फूड का फॉर्मेशन तो होता नहीं है। ट्रांसपोर्ट वगैरह, हाँ, अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी के अंदर में ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मूव करता है। स्टोर किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? अगर आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उसके अंदर में फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन में होता है, जबकि प्लांट के अंदर में ये स्टार्च की फॉर्म में होता है। हमारे अंदर सेल वॉल भी नहीं होता है, तो सेल वॉल की भी बात नहीं करेंगे, फ्रूट शुगर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हम बात कर लें फंगस की, तो फंगस भी क्या होता है, एक टाइप का हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हमने पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक में एनिमल्स एंड फंजाई। तो हेट्रोट्रॉफिक है मतलब फूड इनमें भी खुद से नहीं बनेगा, तो मतलब फॉर्मेशन एनिमल में भी नहीं हो रहा है, फंगस में भी नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्लांट में सुक्रोज से हो रहा है, एनिमल में ग्लूकोज से हो रहा है। फंगस के अंदर में ट्रांसपोर्ट उतना एक्सटेंसिवली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है काफ़ी थोड़ी सिंपल होती है, प्लांट और एनिमल की जितनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, तो वहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात ही नहीं आती है। स्टोरेज की अगर बात करें कि स्टोरेज फंगस के अंदर में जो फूड का स्टोरेज होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर भी जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन। याद रखेंगे। तो एनिमल्स और फंगस ये दोनों जो हैं, उन दोनों के अंदर में क्या एक चीज़ कॉमन है, तो वो ये कि दोनों के अंदर में जो फूड का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। सेल वॉल एनिमल्स में जैसे बताया कि सेल वॉल होता ही नहीं है, फ्रूट होता ही नहीं है, लेकिन फंगस के अंदर में सेल वॉल होता है, और फंगस का जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है काइटिन नाम के एक सब्सटेंस का, CHITIN, ठीक है। तो ये एक काइटिन नाम का सब्सटेंस होता है, और इस काइटिन नाम के सब्सटेंस का बना हुआ होता है फंगस के अंदर में
फंगस की सेल वॉल, और फंगस में फ्रूट वगैरह भी नहीं होता है, तो ये आ जाता है अपना। तो काफ़ी छोटा सा चार्ट है, अपने को बहुत सारी चीज़ें याद इसमें से नहीं करनी है, आपको सिर्फ याद जो रखना है वो याद रखना है। प्लांट के बारे में सारी चीज़ें याद रख लेना, फॉर्मेशन एटलीस्ट याद रख लेना, स्टोरेज याद रख लेना, सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ होता है ये याद रख लेना। ट्रांसपोर्ट अगर आप याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सको कोई बात नहीं है। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा याद करना है तो ये आपको आसान लग रहा होगा, अगर आपका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत भी तो आपको ये चीज़ें आसान लग रही होंगी, आप आसानी से याद कर सकते हो। तो फॉर्मेशन प्लांट का आपको याद रख लेना है, स्टोरेज याद रख लेना है, और सेल वॉल यहाँ पर ये याद रख लेना है किस चीज़ का बना हुआ होता है। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर में आपको ये वाला स्टोरेज याद रख लेना है कि एनिमल में स्टोरेज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और फंगस के अंदर में आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी होंगी कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है, और सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो हट के यहाँ पर हो जाती हैं हमारी फोटोसिंथेसिस से थोड़ी सी चीज़ें। एनिमल्स के अंदर में अगर हम लोग बात कर लें तो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और फैट के फॉर्म में भी, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी होता है। फिलहाल हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, तो ये वो चार्ट हो जाता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे इसे। चलिए, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, और प्लांट के अंदर में कौन कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन कौन से फॉर्म में पाया जा सकता है, सेल वॉल में कौन से फॉर्म में होगा, फूड के अंदर में कौन से फॉर्म में होगा, स्टोरेज कौन सी फॉर्म में होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर तो ये बात हो जाती है हमारे कि प्लांट के अंदर में कि क्या कुछ चीज़ें, फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसका जनरल ओवरव्यू। लेकिन फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर में आखिर चीज़ें कौन कौन सी चाहिए होती हैं, वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, और प्लांट के अंदर में उन चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल होता है, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स की हम पहले बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है, ये चारों चीज़ें हम डिटेल में पढ़ लेने के बाद हम फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म और उसकी इक्वेशन के बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आती हैं कि CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। CO2 की ज़रूरत है, H2O की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। अब ये चारों चीज़ें क्यों ज़रूरत होती हैं, कहाँ पर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और प्लांट इनको कैसे ऑब्टेन करेंगे, उन्हीं के बारे में हम लोग बारी बारी से इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे, ये चारों चीज़ें आप लिख लेना, और इन चारों चीज़ों को लिखने के बाद आप यहाँ पर हम हेडिंग देंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला आ जाता है हमारा। हम चारों के बारे में बारी बारी से डिटेल में पहले पढ़ लेंगे कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं। अब CO2 की सबसे पहले बात करें तो कहाँ से ऑब्टेन होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से CO2 जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो रिक्वायरमेंट के अंदर में सबसे पहले हम देख रहे हैं चार चीज़ें आपको याद रखनी है, CO2, H2O, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बार बार अभी रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद इन चारों चीज़ों से ही हम लोग मिलकर क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। अब एक चीज़ ज़रा सोचने की है, आप ध्यान से सोचेंगे कि प्लांट के अंदर में, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ है, हम सब हेटरोट्रॉफ हैं। प्लांट अपना फूड खुद से बना पाता है, हम सब अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं। तो डिफरेंस क्या है प्लांट में और हम लोगों में, यानी कि एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट को CO2 मिल रहा है स्टोमेटा के थ्रू। CO2 का एक्सेस क्या हमारे पास नहीं है? क्या हमें CO2 नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है, CO2 हमारे पास भी अवेलेबल है। चलिए, वाटर हमारे पास भी अवेलेबल है, सनलाइट ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते? मेन तो तीन चीज़ें हमारे पास हैं, CO2 भी है, H2O भी है, सनलाइट भी है। तो सिर्फ
क्लोरोफिल, यही वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पास नहीं होता है। क्लोरोफिल हम एनिमल्स के पास नहीं होता है और इसी की वजह से हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बारी बारी से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन होगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या रोल होगा, कहाँ से ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहली बात कि ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑब्टेन होता है और किसके थ्रू ऑब्टेन होगा, स्टोमेटा के थ्रू। और अब बात कर लेते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है और कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। इट इज़ टाइनी पोर्स tiny pores present at the lower surface of leaves mostly। ठीक है, और उसी के साथ साथ स्टोमेटा की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एट द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। मोस्टली ये लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, हालांकि अपर सरफेस पर भी पाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन नहीं पाए जाते, जनरली नहीं होते हैं। जनरली क्या होते हैं कि सरफेस के लोअर लीफ के लोअर सरफेस पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये उसके अलावा और भी जगहों पर पाए जा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन स्टेम, ब्रांचेस एट्सेटेरा। ये और भी कुछ जगहों पर, जैसे कि स्टेम हो गए, प्लांट का जो स्टेम होता है वहाँ पर भी स्टोमेटा पाए जा सकते हैं, ब्रांचेस वगैरह पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पर रूट्स वगैरह पर मतलब पाए जा सकते हैं। तो ये स्टोमेटा जो है बहुत सारी जगहों पर पाए जाएंगे। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे कि हम अगर हमारी बॉडी के अंदर में देखें तो छोटे छोटे होल्स होंगे। तो प्लांट की बॉडी को अगर आप जब जूम इन करेंगे, वहाँ पर जब आप बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे तो प्लांट की बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन्हीं होल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं, या फिर स्टोमेटल एपेरेटस बोला जाता है। अब ये स्टोमेटा क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, क्यों ये होल क्रिएट करके रखते हैं, इसका रीज़न क्या होता है। तो रीज़न तो बस यही होगा कि ये छोटे छोटे होल्स हैं, इन्हीं होल्स के थ्रू क्या होता है कि CO2 अंदर जाता है। साथ ही ये वाटर भी क्या होता है कि इनमें से बहुत सारा वाटर जो है वो बाहर भी निकलता रहता है, मतलब ट्रांसपिरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट के अंदर में, वो भी इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर इवेपोरेट आउट होता रहता है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे। खैर फिलहाल ट्रांसपिरेशन की बात आगे आएगी। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं CO2 के बारे में। CO2 जो है वो क्या होता है, तो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होंगे, तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि स्टेम पर, ब्रांचेस पर, है ना, लीव्स पर, रूट्स पर, ये हर जगह पे छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लीव्स में, लीफ के मोस्टली लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर ये हमको देखने को मिलेंगे। आप सबसे पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद हम लोग और भी इसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में थोड़ी बहुत और भी बातें हम लोग करेंगे। जल्दी से आप इसे लिखेंगे। चलिए, अब हम लोग एक दो कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं स्टोमेटा के बारे में, कि स्टोमेटा जो होगा वो क्या होगा, कैसा होगा। तो स्टोमेटा के थ्रू हमने जैसे बात करी कि सिंस देयर कैन बी वाटर लॉस या लॉस ऑफ वाटर through these stomata, hence they are not always open। ये क्या होंगे कि चूंकि इनमें से वाटर का लॉस भी हो सकता है, सिंस देयर कैन बी लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर का लॉस भी हो सकता है थ्रू दिस स्टोमेटा, हेंस इसी वजह से दे आर नॉट ऑलवेज ओपन, ये हमेशा ही ओपन नहीं होते। ये जो छोटे छोटे पोर्स की हम बात करें, छोटे छोटे जो होल्स होंगे, तो इनसे वाटर का लॉस भी हो सकता है और प्लांट के अंदर में एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि हमेशा ओपन नहीं रहेंगे 24 घंटे, ये कुछ टाइम पर बंद भी रहते हैं, कुछ टाइम पर ओपन भी रहते हैं। कैसे बंद होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, उसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आप इसे भी लिख लेना, ये वाला पोर्शन भी आप जल्दी से लिख लीजिएगा, ये सब स्टोमेटा के बारे में चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले स्टोमेटा का लिख लिया होगा आपने।
हम लोग पहले एस्टोमेटल एपरेटस का पहले डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि स्टोमेटा जो होगा वो किस टाइप का होगा। ये कुछ इस टाइप के स्टोमेटा होते हैं। अंदर में यहाँ पर इस टाइप से ये एक सेल्स हैं, किसके जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको राजमा चावल की याद दिला रहे होंगे, राजमा के जैसे नज़र आते हैं ये बिल्कुल, है ना। तो बीन शेप के होते हैं, किडनी जैसी होती है हमारी, तो उस शेप के ये स्टोमेटा होते हैं, किडनी शेप या बीन शेप हम कह सकते हैं, ठीक है। राजमा के जैसे ये नज़र आते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो इनर वॉल होती है ना, ये जो ये सेल हैं, तो ये एक सेल है, और ये इधर में इस तरीके से यहाँ पर ये दूसरा सेल प्रेजेंट होता है। तो ये जो दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल के अंदर में ये दो सेल्स के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं स्टोमेटा। और इन दोनों सेल की खास बात ये होती है कि बिल्कुल ये आपस में पास पास प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल एकदम नज़दीक प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के। और नज़दीक प्रेजेंट होने के बावजूद ये दोनों आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों यहाँ पर फ्यूज़ हैं, यहाँ पर फ्यूज़ हैं, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में इस तरीके से होंगे। आपको आउटर वॉल जो नज़र आ रही है ये बिल्कुल थिन नज़र आ रही है, जबकि इनर वॉल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है। और बीच में यहाँ पर एक ओपनिंग होगी, यहाँ पर पोर होता है। तो दो राजमा है, इस तरीके से आप जब उसको पास लाएंगे तो जो दोनों का ग्रूव होगा तो उसकी वजह से बीच में एक होल क्रिएट हो जाता है। और इसी के अलावा यहाँ पर इसके चारों तरफ इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके चारों तरफ में कुछ सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सेल्स प्रेजेंट होंगे। इनको हम लोग एक्सेसरी सेल या फिर सब्सिडियरी सेल्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें कि ये जो स्टोमेटा होंगे तो ये भी हैं तो एक टाइप के सेल ही, तो इन सेल्स के अंदर में भी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर में कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एक टाइप का सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर में फोटोसिंथेसिस का काम होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो अभी हमने रिक्वायरमेंट वाले में हमने देखा था कि CO2 होगा, H2O होगा, सनलाइट की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो इस स्टोमेटल सेल के अंदर में भी कुछ क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि क्या कुछ चीज़ें होंगी, एक बार हम लोग इसे लेवल कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे चारों तरफ में जो बाहर में सेल्स हैं इसे हम कह रहे हैं सब्सिडियरी और एक्सेसरी सेल्स। सब्सिडियरी या फिर एक्सेसरी सेल्स बोला जाता है इनको, ये चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा बीच में ये जो दो मेन सेल है ना, इनको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये गार्डिंग का काम करते हैं, स्टोमेटा को दोनों तरफ से घेर के रखने का। ये पूरा का पूरा स्टोमेटा जो मेनली बनाने का काम जो होता है वो इन्हीं का होता है। तो ये दोनों सेल्स जो हैं, ये दोनों कौन से सेल्स हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स कहे जाते हैं। और बीच में यहाँ पर जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को यहाँ पर बोला जाता है स्टोमेटल पोर। होल, ओपनिंग, है ना, छिद्र, अलग अलग इसको नाम दिया जाता है। तो सब्सिडरी सेल स्टोमेटल पोर हम लोग कह सकते हैं, या स्टोमेटल अपर्चर हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, पोर और अपर्चर। स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमेटल अपर्चर भी इसको कहेंगे। ये दोनों गार्ड सेल्स, ये बाहर के सेल्स जिसको हम लोग कह रहे हैं सब्सिडरी सेल या एक्सेसरी सेल, अंदर के दो सेल जिसको गार्ड सेल कह रहे हैं, और अंदर का ये ओपनिंग स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर। ये तीनों ही सेल्स जो होते हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के बोला जाता है स्टोमेटल पोर कॉम्प्लेक्स या स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस या फिर स्टोमेटल पोर कॉम्प्लेक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पर तो ये बातें हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, क्या कुछ और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट या इसी के अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इसे हम लोग कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन है ये, और इनर मेम्ब्रेन कैसा है, ये थिक होगा। इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन जो है ये थिन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर में प्रेजेंट होते एक स्टोमेटा के अंदर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो जाता है अपना डायग्राम, जहाँ पर बाहर में जो हैं वो एक्सेसरी सेल्स हैं या सब्सिडरी सेल्स होते हैं। अंदर में 2 सेल्स होते हैं जिनको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। इन गार्ड सेल्स के अंदर में क्या होगा कि जो इनर वाली वॉल होती है वो थिक होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो थिक होती है, और आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी कि ये फ्यूज़ होंगे या नहीं होंगे। और अंदर में इसके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों गार्ड सेल्स होंगे, और इन दोनों गार्ड सेल्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, अब सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स एंड ये अपर्चर, इन तीनों को ही मिलाकर बोला जाता है स्टोमेटल एपेरेटस, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसी तीनों को मिलाकर ही बोल दिया जाता है स्टोमेटा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा डायग्राम स्टोमेटा का। आप इसे बनाएंगे। अब हाँ, उसके पहले एक और भी चीज़ यहाँ पर समझ लेने की है, सुन लेने का है आपको, कि यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं ना, ये बीन शेप के जो हैं। अब आप ऐसा सोचें कि यहाँ पर इनका जो शेप है ये कैसे हैं, चलिए हम लोग आगे लिख लेंगे। तो ये जो हैं ये बीन शेप के हैं। ये अभी क्या होंगे कि इसके अंदर में जब पानी भर जाता है, आप ऐसा सोचें कि एक बीन है, ठीक है, तो बीन के अंदर में जब आप उसको रात भर पानी में भिगो के रखते हो, वो जब बिल्कुल फूल जाता है तो वो कुछ इस शेप का नज़र आएगा। तो जब ये जो दोनों एकदम टाइट हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, वाटर इसके अंदर में भर जाता है तो ये बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, इसकी सारी मेम्ब्रेन जो होती है एकदम बिल्कुल टाइट हो जाती है, तो बीच में ये पोर आसानी से नज़र आना शुरू हो जाता है। वाटर जब अंदर जाता है तो यहाँ पर स्टोमेटल पोर आसानी से नज़र आते हैं। लेकिन जब इसमें से पानी सारा का सारा बाहर निकल जाएगा तो ये बिल्कुल पिचक से जाएंगे, इधर से ये भी बिल्कुल पिचक सा जाएगा। और ये जब दोनों पिचक से जाते हैं तो यहाँ पर बीच में की ओपनिंग भी जो होती है बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि ये स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाता है। जब इसमें से पानी बाहर निकल जाता है गार्ड सेल से तो ये बिल्कुल मुरझा जाते हैं, और उसके बाद मुरझाने की वजह से ये क्या होते हैं कि बीच में का ये जो दोनों मेम्ब्रेन होगा वो भी बिल्कुल पास पास आ जाता है, और पास पास आने की वजह से ये जो स्टोमेटल पोर है वो भी बंद हो जाता है। तो इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट किया जाता है कि स्टोमेटा ओपन कब होंगे, जब गार्ड सेल्स के अंदर में वाटर भरा हुआ रहेगा, और स्टोमेटा क्लोज कब होते हैं, जब इसके अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है। स्टोमेटा की अगर हम लोग शेप की बात कर लें, इसी के अंदर में यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टोमेटल सेल नहीं, ये जो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स जो होंगे डाइकॉट के अंदर में, प्लांट के अंदर में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बीन शेप्ड होते हैं, और मोनोकॉट के अंदर में ये डम्बल शेप्ड होते हैं। डम्बल शेप्ड आप समझते हैं, इस तरीके के शेप के स्टोमेटा यहाँ पर होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर में, और डाइकॉट प्लांट्स के अंदर में बीन शेप का, जैसा आप हमारे डायग्राम के अंदर में बना हुआ है। ये चीज़ें भी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, आप भी ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी लैब मैनुअल में। एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, शायद सेकंड या थर्ड एक्सपेरिमेंट है, बायोलॉजी का सेकंड या थर्ड एक्सपेरिमेंट है, वैसे एक्सपेरिमेंट नंबर कुछ और है, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। तो आप वो देख लेना, वो एक्सपेरिमेंट नंबर अभी आपको यहाँ पर कहीं पे शो हो रहा होगा, स्क्रीन के चारों तरफ कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट नंबर मैं इधर में कहीं पे मेंशन कर दूंगा। तो उस एक्सपेरिमेंट नंबर के अंदर में आपको क्या दिया हुआ है कि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट में शो किया हुआ है कि मोनोकॉट लीफ का आप लीफ को आप लेकर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर में बताया हुआ है कि जो उसके अंदर में गार्ड सेल्स होते हैं उनका शेप किस तरीके का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो लैब मैनुअल से कहीं से क्वेश्चन उठाया गया हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें भी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और फिर हमको लगता है कि जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पकड़ में नहीं आती हैं। तो मोनोकॉट प्लांट्स में अगर पूछ देगा कि गार्ड सेल्स, तो आपको लगेगा अच्छा मोनोकॉट पूछे चाहे डाइकॉट पूछे, आपको लगेगा कि ये तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा हुआ है कि मोनोकॉट प्लांट में गार्ड सेल्स का शेप क्या होता है, और आप लिख के आओगे बीन शेप, जबकि बीन शेप गलत आंसर है, वहाँ पर होता है डम्बल शेप्ड। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे और आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स की। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर दो और पॉइंट्स लिखने बाकी रह गए हैं। पहला कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का, जो भी हमने लिखा कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी वजह से होगा, तो वो यहाँ पर आप ये डायग्राम बनाने के बाद फिर नोटबुक के अंदर में नीचे लिख लेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज regulated by गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। और कैसे होगा, वाटर इन, अगर गार्ड सेल के अंदर में अगर हम लोग देख लें, ठीक है, यहाँ पर गार्ड सेल्स, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर इन, अगर पानी अंदर आया तो उसकी वजह से गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे और स्वेल होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर पानी बाहर निकल जाए, वाटर आउट, तो उसकी वजह से होगा गार्ड सेल्स श्रिंक, और जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन्स एंड स्टोमेटा क्लोजेस। बात आ गई होगी समझ में। इसे भी आप जल्दी से लिख लेंगे। चलिए, अब ये थी हमारी पहली रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमने 4 चीज़ों के बारे में बात करी थी, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो CO2 के बारे में सबसे पहली बात कि CO2 कहाँ से आता है, तो वो एटमॉस्फेयर से आता है। एटमॉस्फेयर से किसके थ्रू आएगा, तो स्टोमेटा के थ्रू आएगा। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं। क्या हमेशा ओपन होते हैं? नहीं, हमेशा ओपन नहीं होते हैं। क्यों ओपन नहीं होते हैं? क्योंकि इसके अंदर से वाटर लॉस का भी खतरा रहता है, तो पानी का लॉस भी ज़्यादा ना हो, इसी वजह से ये हमेशा ओपन नहीं होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो लीफ पर भी होते हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेज, हर जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले एक्सेसरी सेल्स, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर, इन 3 चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। और यही क्या होते हैं कि इनकी क्लोजिंग, और इसके अंदर में क्या होता है कि इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग जो होते हैं वो गार्ड सेल्स के द्वारा रेगुलेट की जाती है। गार्ड सेल्स कैसे रेगुलेट करते हैं, तो गार्ड सेल्स के अंदर में अगर वाटर अंदर आ जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और गार्ड सेल्स से अगर पानी बाहर चला जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब हमारी आती है रिक्वायरमेंट नंबर 2, और रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो है वो है वाटर। पहला था अपना CO2, दूसरा है अपना H2O। दूसरा है वाटर, H2O। कहाँ से ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल, सॉइल से ऑब्टेन होता है, बाई किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, और कहाँ से पहुँचता है, थ्रू जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर प्लांट कहाँ से मिलेगा, तो प्लांट वाटर का जो रिजर्वायर, वाटर का जो सोर्स होता है वो सॉइल ही है, ज़मीन के अंदर में पानी रहता है। प्लांट के रूट्स होते हैं, तो क्या होता है कि प्लांट जो है वो सॉइल से ऑब्टेन करता है वाटर को बाई रूट्स के द्वारा। और रूट्स के अंदर में भी कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो रूट्स के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम, और जाइलम के थ्रू क्या होता है कि वाटर अंदर आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे चढ़ता हुआ लीफ तक पहुंच जाता है। अब ये भी जाइलम से कैसे वाटर अंदर आया, वो कैसे लीफ तक पहुंचा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का। अभी हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस के अंदर में। दूसरा ही पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन, और फिर तीसरा पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू किस तरीके से अंदर आता है, जाइलम के अंदर में किस तरीके से आता है, और फिर प्लांट के अंदर में कैसे रूट से वो लीफ तक पहुँच जाता है, उसकी बात भी हम लोग वहाँ पर करेंगे H2O की। ठीक है, आप इसे जल्दी से एक बार लिख लीजिएगा। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक ये शायद तीसरा लेक्चर है, तीसरा या चौथा लेक्चर है ये, तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। 3rd लेक्चर ये,
है ना, थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ के अंदर में। आप इस बात का ध्यान में रखेंगे कि ये सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अभी आप क्या है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चूँकि अभी आपकी स्कूल्स खुले हुए नहीं हैं, और स्कूल नहीं खुले हुए हैं तो इस वजह से हम या तो लाइव क्लास कहीं पे स्कूल वाले करा रहे हैं, कोचिंग वाले, ट्यूशन वाले करा रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। अब यूट्यूब के अंदर में क्या है कि यूट्यूब में ना बहुत सारी वीडियोज़ हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ जब नहीं अवेलेबल होती है ना, तब हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तब हम उसको वैल्यू देते हैं। आप कोचिंग टाइम पर हमेशा जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ें फिर रिपीट नहीं होने वाली हैं। सर वापस से आपको डाउट तो बता देंगे, लेकिन आप कहोगे कि पूरी पूरी जैसे क्लास में जो बैठने का और क्लास में जब आप पढ़ रहे होते हैं और वो जो चीज़ें हमारे पास जब हम ऑब्टेन करते हैं ना क्लासरूम के अंदर में, वो चीज़ें आप लाख फिर रिविजन क्लास कर लो, उसके अंदर में वो चीज़ें आपको वो फील नहीं आ पाता है। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है कि हम लोग लाइव क्लास को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ऑफलाइन क्लास को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के अंदर में क्या हो जाता है कि ये जो चूँकि चीज़ें हैं, ये आपको पहले से आपके पास अवेलेबल होंगी। आपके पास यूट्यूब हमेशा रहेगा, इंटरनेट कनेक्शन हमेशा रहेगा। कुछ भी नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो डाउनलोड कर लेते हो और फिर वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ रह जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करें। बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, अभी जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचता है, कुछ लोगों ने आप में सब्सक्राइब किया होगा, कुछ लोग रैंडमली अभी देखते हुए जा रहे होंगे और इस वीडियो पर आपने क्लिक किया होगा और आप देख रहे होंगे थोड़ा आगे बढ़ा के कि हाँ यार मास्टर कैसा पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहा है, मास्टर नहीं पढ़ा रहा है, नहीं जैसा भी है, ठीक है। तो आपको लगा कि हाँ यार सही पढ़ा रहा है, चलो आगे देख लेंगे। हम उसको क्या करते हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं या फिर डाउनलोड करके और वीडियो छोड़ देते हैं कि हाँ चलो कभी किसी दिन पढ़ लेंगे। ऐसा ना कीजिए प्लीज़। आपको क्या करना है, पढ़ते वक्त जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सबसे पहली चीज़, मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, मैं साइड में हट जाता हूँ और फिर कहता हूँ कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ये चीज़ें यूं ही नहीं हैं। आपको मेरा ये इस टारगेट है, जो भी ये वीडियो बन रहा है, जितना भी लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, मेरा ये टारगेट है कि आप लोग प्लीज़ कम से कम साथ साथ पढ़ते चलें। ये सारी चीज़ें जो हैं आप रेगुलरली करते चलें। बिल्कुल आप लाइव जो मेन क्लास होती है उसकी तरह आप इसको कंसिडर करें, नहीं तो ये सिर्फ YouTube वीडियो बन के रह जाएगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरे इस वीडियो के बनने से पहले मतलब कई 100 वीडियो बन चुके होंगे YouTube पर इस टॉपिक के रिगार्डिंग, शायद 1000 में भी हों, फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। 11th के भी अगर हम लोग पोर्शन को मिला लें और अगर हम लोग फॉरेन कंट्री के और जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो वीडियोज़ बनाते हैं उन सबको मिला लें तो 1000 के अराउंड में सिर्फ फोटोसिंथेसिस पर वीडियो होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वीडियो बनाने से कोई मेरा फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो चीज़ें समझ रहे हैं, जो मुझसे भी समझ रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो भी आपको ऑनलाइन आकर पढ़ा रहे हैं। तो आपका फ़ायदा सिर्फ तभी होने वाला है। पहले भी 1000 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, मेरे बाद भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड होंगी, लेकिन आपको करना ये है, अगर आपको समझ में आती है बातें, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मास्टर अगर अच्छा पढ़ा रहा है कम से कम, तो आप इतना सा करें। आपके अगर नोटिफिकेशन अगर आपके आता है, आपने सब्सक्राइब अगर कर रखा है, तब तो ठीक है, आप खोलते हैं उस वक्त पे वीडियो और फिर बैक कर देते हैं, लाइक करके छोड़ देते हैं, या फिर है ना कि चलो यार बाद में देख लेंगे, या जो ये सारी चीज़ें। ऐसा ना कीजिए। आपको क्या करना है, जब भी आप ये वीडियोस देखते हैं, आपको साथ में कॉपी रखनी है, हाथ में एक पेन रखना है और वीडियो देखते हुए जो भी चीज़ें आती हैं आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा जाता है वो आपको नोट्स भी साथ साथ बनता चलेगा। उससे क्या होगा कि नोट्स भी साथ साथ बनता चलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप उन सारे स्क्रीनशॉट को उसी समय, चाहे कि कोई सा भी इंपॉर्टेंट काम हो आपका, जैसे वीडियो आप देख रहे हो, तो जैसे आप क्लासरूम में रहते हो, आप ट्यूशन पढ़ते हो, तो 1 घंटे में बाकी सारे काम को होल्ड पे रखते हो ना। आपको फ्रेंड से मिलने जाना होता है तो आप कहते हैं कि नहीं अभी मेरी क्लास चल रही है, अभी मैं ट्यूशन में हूँ, तो आप इसको एज अ ट्यूशन ही लें। आप इसको लाइटली ना लें कि हाँ यार चलो अपना वीडियो देख लिया और इसको बंद करते हैं और फिर चले जाते हैं। वो चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। आपको क्या होगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ लिख लें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें, हालांकि स्क्रीनशॉट में भी रिस्क होता है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे, जो आपने 9th से अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे तो, या फिर आपके जो भी बड़े भैया होंगे, आप उनसे चाहो तो आप कंसल्ट करके पूछ लेना। स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन में ही रह जाएगा, वो आप कभी भी उसको वापस से खोल के नहीं लिखने वाले हो। आप कहोगे कि चलो यार रिवीजन ही करना है तो फिर स्क्रीनशॉट फिर लेके और फिर नोट्स क्यों लिखेंगे। एक अगेन हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वही वीडियो देख लेते हैं और अपने को लगता है कि याद हो गया, वो याद नहीं होता है। आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी हाथ से। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप अगर वीडियोस जब भी देख रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऐसी टाइम पर अब वीडियो अपलोड होती है जब आप उस वक्त पे बाहर हैं, आप इस वीडियो को ओपन ही मत करें। नहीं देखने की ज़रूरत है उस वक्त पे वीडियो, लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप ये वीडियो देखें उस वक्त पे आपका फुल डेडिकेशन होना चाहिए। आप घर पे बैठ जाएं,
कमरे में बैठ जाएं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आप वीडियो खोल लें, मेरी वीडियो हो, किसी की भी वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये मेरी ही वीडियो आप देखो, जाके किसी की भी वीडियो देखिए। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आपको वीडियो को ओपन कर लेना है, कॉपी रखनी है, पेन रखना है। अगर कुछ बीच बीच में कोई वर्ड्स, जैसे कि लिखवाने वाला ये जो पोर्शन है ये नोट्स वाला पोर्शन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो होती हैं वो पढ़ाते वक्त निकल जाती हैं मुँह से, और जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको लिखना ज़रूरी होता है, तो आप उसको नोट डाउन करते चलें। जब मैं कहता हूं कि हाँ बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, आप इसको नोट डाउन करें, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको लिखें। इससे होगा क्या कि आपका समय बचेगा, आपका वो जो चैप्टर है, जो ये चैप्टर चल रहा है, वो साथ के साथ होता चलेगा। साथ ही उसके अलावा यहाँ पर फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं, आपको ये फिर से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, हम जितना देख कर सीखते हैं उससे ज़्यादा हम लोग राइटिंग से भी सीखते हैं। हमारे लर्निंग के अंदर में सभी चीज़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे सुनना, देखना और लिखना, उसको इंटरैक्ट करना। आप इस लेक्चर को जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाओगे, आप उससे उतना ज़्यादा सीख सकते हैं। हम लोग जो ऑफलाइन क्लास होती है, जो आप कोचिंग में बैठ के सीखते हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा क्यों सीख पाते हैं? क्योंकि आप वहाँ पर देख भी रहे होते हैं, टीचर को सुन रहे होते हैं, उसके साथ पर्सनल इंटरैक्शन कर रहे होते हैं, आप साथ के साथ लिख रहे होते हैं। इंटरैक्शन आप किसी भी चीज़ों से आप जितना ज़्यादा कीजिएगा, आपके सीखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको हमेशा ये मानकर चलना है कि जो चैप्टर आज आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आप अभी कर रहे हैं, जो आप वीडियोज़ अभी देख रहे हैं, ऐसा मान के चलना है कि ये वीडियो आपको लाइफ में दोबारा ना देखनी ही पड़े। आपको ये कभी भी फिर से वीडियो उठा के फिर से नहीं देखनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम आप इससे आउटपुट निकालने में लगे रहें कि हाँ यार, अगर ये 10 मिनट की वीडियो है या आधे घंटे की अगर वीडियो है, तो इस आधे घंटे की वीडियो में से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल सकें इसमें से, ताकि ये टाइम आपका वर्थ हो जाए कि नहीं यार, वो टाइम जो मैंने दिया था वो लाइफ में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि 9th क्लास आप पढ़ के आए और फिर से आप 9th पढ़ रहे होते, तो उस टाइम का क्या मतलब रह जाता जब आप पहली बार पढ़ रहे थे। हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में एक चीज़ पढ़ लेते हैं, स्कूल में हम अच्छे से सुन नहीं पाते हैं बात को, टीचर को, और उसके बाद क्या हो जाता है कि वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हैं। उसी के लिए फिर से हम लोग दूसरा ट्यूशन पकड़ लेते हैं, फिर ट्यूशन में जाते हैं, और वही सेम चीज़ जो हम अगर क्लास में पढ़ चुके होते तो हमें उस ट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी। वो टाइम हम अपना यूटिलाइज कर सकते थे किसी और काम में, किसी और पैशन में, किसी और आपके हॉबीज़ वगैरह को डेवलप करने में आप उसको लगा सकते थे। लेकिन चूंकि आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, टीचर की बात नहीं सुनते हैं, और फिर सोचते हैं कि चले यार ट्यूशन में पढ़ लेंगे, और फिर आप ट्यूशन में आते हो और ट्यूशन में फिर बैठ के उसी सेम चीज़ के लिए फिर से जो आप स्कूल में पैसे दे चुके होते हैं, टाइम दे चुके होते हैं, उसी के लिए फिर से आप ट्यूशन टीचर को पैसे देते हैं, फिर से आप टाइम देते हैं और अपने ही टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। ट्यूशन इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको ये सिंपल सी बात समझनी होगी। तो आप ऐसा ना करें, आप एटलीस्ट वीडियो के साथ तो ना करें। आप ट्यूशन में जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि 10th तक के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको ऑफलाइन ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। एक भी बच्चे को, चाहे वो कितना भी अपने आप को हमें लगता है यार कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, हमारे जो साथी हैं वो काफ़ी पढ़ने में तेज़ हैं, जी नहीं। वहाँ पर आप जा रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ इंटरैक्शन के लिए। बाकी अगर आप चाहें तो 10th क्लास तक का तो सिलेबस इतना आसान है कि आप घर पे बैठ के या फिर आप स्कूल में जो चीज़ें सीख रहे हैं वही टीचर आपको पढ़ा रहा है। मोस्ट ऑफ द ट्यूशन जो आप लोग बच्चे करते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी 40% तो टीचर्स 40% स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल के टीचर के पास ही ट्यूशन करते हैं। तो फिर क्या पॉइंट बनता है आपको कि उसी स्कूल के टीचर से आप वहाँ पर पढ़ लिए होते तो आप उसको फिर से वापस दोबारा पैसे नहीं दे रहे होते, अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते फिर से जाके 1 घंटे। तो उस चीज़ को समझें। आप ऑनलाइन जब क्लास कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं देखने की ज़रूरत है, आप ना देखें, इस वीडियो को बंद कर दें। लेकिन मेक श्योर कि जब आप देख रहे हो तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करो। उस 1 घंटे के अंदर में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करो, ताकि आप जो बचा हुआ टाइम है उसको बाद में आप यूटिलाइज कर सकें। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो खैर ये जो बात हो जाती है आपकी, और भी बहुत कुछ कहना था, ठीक है, बाद के लिए बचा के रखते हैं। और आपको अगर ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगा हो, आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए, आप लिख के नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और बस अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कहीं से भी काम का था, ये सीरीज़ के अंदर में आपकी बहुत सारी वीडियोस अभी आती रहेंगी, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा इस चैनल पे, आपके टाइम से पहले कंप्लीट होगा, मेरी प्रॉमिस है। बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ही छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्लान है कि आपके अभी जैसे अल्टरनेट डेज़ पर अभी ला रहा हूँ वीडियो, लेकिन प्लान ऐसा है कि डेली अगर वीडियो बस 1 वीक के अंदर में, 2 वीक के अंदर में, बस बूस्टअप करने की देरी है, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डेली वीडियो अगर आ सकें तो बहुत अच्छी बात है, तो डेली वीडियोज़ भी आ जाएंगी। खैर ये सब जो कुछ भी पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा रेगुलरली, कंटेंट आपको रेगुलर मिल जाएगा। और ख़ासकर ऑनलाइन जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं
तो कम से कम अब तो इतनी सी आप मतलब सेंस रखो, क्या आपको ऑफलाइन ट्यूशन जाके नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो आप इसको शेयर कर देना। बाकी 10th क्लास के आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिनको आपको लगता है कि उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत है, उनका भी फ़ायदा अगर हो रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा होगा। नहीं पसंद आ रहा होगा आप फिर से वीडियो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।